अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे पाकिस्तान सिस्टिक फाइब्रोसिस सपोर्ट नेटवर्क का 11th लाइव सेशन है, जिसमें मिस वर्दा भरूची प्रेजेंट करेंगी। टॉपिक है हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फीडिंग बिहेवियर इन चिल्ड्रन विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। और मिस वर्दा जो है वो एसोसिएट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में, और वहाँ पर ये डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ में इंस्ट्रक्टर के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। जी मिस वर्दा। ओके, तो स्टार्ट मैंने करना एक्चुअली. So जी I'm डॉक्टर Dr. Danish दानिश। Abdul Aziz. So I am working as assistant professor in Aga Khan University Hospital, or with special interest in cystic fibrosis. So start में just we need to have set a background of this discussion कि हम आज यहाँ जो मिल रहे हैं इस topic के लिए कि psychological aspects of eating behavior in children with cystic fibrosis. So this is a lot of things which comes under this umbrella. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम डिस्कस कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, बट स्पेसिफिकली ईटिंग बिहेवियर की बात करें तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हमें ट्रबल देती हैं, या पेरेंट्स हमसे बहुत सवाल करते हैं, बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं उन चीज़ों के लिए. सो वो चीज़ होती है कि बच्चे का एक कांस्टेंट लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है आम बच्चों के हवाले से, और वो उनको डीमोटिवेट करता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे, स्पेशली टीनेजर्स के अंदर आके, या बच्चा जब एटलीस्ट 8-9 ईयर्स का हो जाता है तो वो फिर चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं रूटीन्स को फॉलो करना. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि बहुत सारी मेडिकेशंस एक साथ सीएफ के बच्चे लेते हैं, रूटीन है उनका चेस्ट फिजियोथेरेपी का, नेबुलाइजेशन का, उनके बार बार सीना ख़राब हो जाता है, बार बार उनको ऐसे मसाले होते हैं जिसपे वो अस्पताल दाखिल हो रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स लग रही होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक वो रेगुलर ले रहे होते हैं, कुछ वो एक्सरबेशन पे ले रहे होते हैं. सो ये तमाम डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद वो बच्चे जो है उनको उतना खाना भी चाहिए, उनको क्रियॉन्स भी लेने हैं, उनको बाकी चीज़ें भी ऑप्टिमाइज़ करनी है ताकि उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो मेंटेन हो जाए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है कि ऑप्टिमाइजिंग रेस्पिरेटरी हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड विल इंक्रीज द चाइल्ड्स एपेटाइट एंड इट विल बूस्ट द फिजिकल ग्रोथ एंड इम्यूनिटी एंड वाइस वर्सा. यानी कि बच्चे की जहाँ रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी होगी वहाँ उसको भूख भी अच्छी लगेगी, उसकी फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगी. इसी तरह अगर बच्चा अच्छा खाना खाएगा, उसकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी होगी और उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो उसके फेफड़े भी अच्छे होंगे, उसके लंग्स भी अच्छे होंगे और आगे जाके वो बीमार भी कम पड़ेगा. तो दोनों चीज़ों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है. और ये बैलेंस की जो पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है कि न्यूट्रिशनल हेल्थ वर्सेस रेस्पिरेटरी हेल्थ, दोनों को हमने बैलेंस करना है, तब एक सीएफ चाइल्ड की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है और उसमें फिर वो बच्चा अच्छा थ्राइव भी करता है, ग्रो भी करता है, और वो कम से कम बीमार होता है और कम से कम जो है वो अस्पताल के चक्कर लगाता है. तो इसमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है. आगे हम चलेंगे तो किस किस्म के मसले मसाइल हम देखते हैं, मेडिकल वर्सेस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. तो उसमें डिसाइड करना कि ये मेडिकल प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, समटाइम आपको इतना मुश्किल हो जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं. बच्चे को हमने हर चीज़ पे देख लिया, अल्ट्रासाउंड भी करवा दिया, उसकी हमने सारी बेसिक इन्वेस्टिगेशंस भी करवा दी, उसको समझा भी दिया क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, मगर फिर भी वो कॉन्स्टेंटली पेट में दर्द की शिकायत कर रहे हैं, कभी ब्लोटिंग यानी कि पेट फूल जाना, कब्ज़ की शिकायत होती है, उल्टी फील होती है. ठीक है, आप उनको ऑप्टिमाइज़ करके उल्टी की दवाइयाँ भी देते हैं, खाने का भी बताते हैं, चीज़ें सारी समझाते हैं, मगर वो एक कांस्टेंट कंप्लेन होती है कि बच्चे का पेट में दर्द है, कभी कब्ज़ हो जाता है, कभी उसको पेट फूल रहा होता है, कभी उल्टी फील कर रहा होता है. सम टाइम आपको होता है कि वो सही से क्रियॉन नहीं ले रहा, तो आपने क्रियॉन के बारे में सवाल करते हैं तो क्रियॉन भी ठीक ले रहा है. सम टाइम वो स्किप कर जाते हैं क्रियॉन, ये भी एक रीज़न होता है. बट हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेडिकल वर्सेस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन ईटिंग इज अ बिग चैलेंज. वो फिजिशियन के भी लिए बिग चैलेंज है और पेरेंट्स और केयर टेकर के लिए बिग चैलेंज है. और कुछ ऐसी चीज़ें हम देखी कि पेरेंट्स के मिथ्स और परसेप्शंस होते हैं कि ये खाएंगे तो बच्चा बीमार हो जाएगा, ये ना खिलाओ, ये खिलाओगे तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी. तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिससे हमें समझना चाहिए और उसको मैं, तो दिस इज़ अ पिक्चर जो मैंने एक डिज़ाइन की है कि एक लाइफ जो सीएफ बच्चे की लाइफ है वो इस तरह बैलेंस है कि उसकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी बैलेंस करें, उसकी न्यूट्रिशन हेल्थ, और फिर उसके अंदर जो मेडिकल एस्पेक्ट हैं, फिजिकल एस्पेक्ट नज़र आ रहे हैं, और प्लस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट. जब ये सब चीज़ें बैलेंस होंगी तब जाके वो बच्चा आपको नज़र आएगा कि वो ठीक ग्रो कर रहा है, उसकी लंग की सिम्टम्स भी अच्छे हैं, बेहतर हो रहे हैं, और वो इतना बीमार कम पड़ता है, ग्रोथ भी शो कर रहा है, हाइट वेट भी उसकी बढ़ रही है. तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. और जो एक अच्छे सीएफ की वेलबींग के लिए ज़रूरी है कि उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए. अगर हम उसके सामने वो बातें करेंगे, डिप्रेसिंग बातें करेंगे कि नहीं ये बच्चा जो है वो ठीक नहीं होगा, या हर पूरी ज़िंदगी का मसला है,
और ये बच्चा जो है खाने में ये एहतियात करनी चाहिए उसको। और बहुत ज़्यादा तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसको इस बीमारी के बारे में डिप्रेसिंग थॉट्स देना वो भी इसके लिए अच्छा नहीं है। उसको हमेशा मोटिवेशन चाहिए कि तुम एक बहादुर हो, एक तुम फाइट कर रहे हो और ये बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तुम्हें करना है, देखो दूसरे बच्चे भी करते हैं, तो दिस रियली मोटिवेट्स देम और उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सही है। सो यहाँ मैं स्टॉप करूँगा और मैं चाहूँगा कि मिस वर्दा आगे कैरी ऑन करें। Thank thank you, Dr. Danish. So मैं जो हूँ मैं कवर करूँगी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की होती हैं उस पर, और किस तरीके से बच्चों को खाने पीने का मसला होता है और पेरेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले जो फूड कंजम्पशन जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चों को होते हैं उनको जो होती है हाई फैट या तो फिर हाई कैलोरी डाइट उन लोग को लेनी पड़ती है, which I think it's around 3,000 3,500 calories in a day if I am right, Dr. Danish. और उसके अलावा जो है जो पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चे खाना ज़्यादा खाएं बनिस्बत जो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी वाले फूड है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से जो बच्चे जो हैं फिर वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं खाने को। और तीसरा ये मसला होता है कि जब बच्चे खाना पीना खाते हैं तो उसके बाद जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस में कभी कभार बिकॉज म्यूकस की वजह से फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं पेट में। तो बच्चे जो हैं पे उनको वो टेस्ट अवर्जन जो है वो पैदा कर लेते हैं, और टेस्ट अवर्जन का मतलब ये होता है कि फॉर इंस्टेंस अगर मैंने कोई लेट्स से मिंट चॉकलेट खा ली और फिर मिंट चॉकलेट खाने के बाद जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया या तो फिर डायरिया हो गया, वॉमिटिंग वगैरह हो गया, पेट में दर्द होना शुरू हो गया, so next time I'm given the same chocolate I won't be able to eat it because I think that it will cause stomach ache, तो उसकी वजह से मैं फिर अवॉइड करूँगी। तो इसी तरीके से जो बच्चे हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं, जब इस तरीके की सूरत हाल होती है तो उसके बाद फिर वो उस तरीके का खाना अवॉइड करते हैं। वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते पर वो एक साइकोलॉजिकल एसोसिएशन दरमियान में पैदा हो जाती है जिसकी वजह से वो करते हैं। फिर उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा बिहेवियर चेंजेस लाने पड़ते हैं जिसकी वजह से वो फिर वो टेस्ट अवर्जन उनका कम हो जाता है। दूसरा ये है कि बच्चे जो हैं जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के साथ के जो बच्चे हैं वो जो है खाने को एक टास्क समझना शुरू कर देते हैं, उनके लिए खाना जो है एक काम हो जाता है बनिस्बत दे डोंट ईट फॉर प्लेजर। और दूसरा ये होता है कि स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया एंड बिकॉज ऑफ द सेलिब्रिटीज की वजह से प्रेफर खाना खाएंगे एंड दे प्रेफर टू बी थिन rather than eating what is actually required for their disease and what is recommended by their pediatrician. So behaviors जो हम observe करते हैं जब बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर हम ये देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, खाना पीना डिले करते हैं, बहुत देर तक बातें करते रहेंगे क्योंकि उनको खाना नहीं खाना होता। फिर इसके अलावा जब खाना दिया जाता है तो रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम ये लोग स्पेंड करते हैं negotiate करने के लिए कि I want this, I want that, I'm not going to eat this, तो इससे किसी लोग negotiate करते हैं। फिर उसके अलावा poor appetite होती है, और जिसकी वजह से जब poor appetite होती है तो वो खुद ब खुद भूख नहीं लग रही होती है, खुद ब खुद खाने का दिल नहीं चाहता है, like you know even after a small even after 3-4 bites or 5-6 bites they just feel full, so that's one of the reasons why they cannot eat. And then they also don't like trying new food, that's because they've got that fear that कि इसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर ये बच्चे जो हैं स्पिट कर रहे होते हैं खाने को बिकॉज दे डोंट वांट टू ईट द फूड, और फिर कभी कभार ये टेबल से खड़े हो जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। फिर इनसे जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो चोक करते हैं, वो गैग करते हैं, जैसे हलक में खाना जाता है, फिर उसके अलावा जैसे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये लोग जो हैं जो बड़े बच्चे हैं 20 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाते हैं खाने पीने में बिकॉज दे जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग फूड।
And then whenever they're called for eating dinner or lunch, so they're very reluctant to come from their rooms. फिर इसके अलावा ये लोग भी स्पिट करते हैं खाने को, और फिर ये लोग भी बहुत ज़्यादा खाने पीने को डिले करते हैं बातचीत करने से. So parental behavior ये होता है, वो तो एक बच्चों का behavior था जो ये होता है जिसकी वजह से parents बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं. So it's not just the problems that that the kids are giving the parents, but it's also what the parents are also doing with the kids. So that's also something that needs to be looked into. So the first point that I would like to discuss is giving more commands to eat. Usually parents जो करते वो हैं, वो कहते हैं कि नहीं खाओ, ये खाना है तुम्हें, ये खाना है, ये खाना है, अच्छा पहले तुम्हें बोटी फिनिश करनी है, फिर तुम्हें रोटी फिनिश करनी है, तुम्हें चावल भी खाने हैं. तो इससे जो है बच्चे तंग आ जाते हैं और इसकी वजह से और ज़्यादा डीमोटिवेट फील करते हैं. जब किसी के भी पीछे कोई पड़ जाता है, जैसे बड़ों के भी पीछे कोई करने के लिए पड़ जाता है, तो बड़ों का भी वो काम करने का दिल नहीं चाहता. इसी तरीके से जब बच्चों के पीछे पेरेंट्स पड़ जाते हैं कि नहीं तुम्हें खाना ही है, तुम्हें पहले ये खाना है फिर ये खाना है, तो उससे बच्चे डीमोटिवेटेड फील करते हैं. फिर उसके अलावा जो है बहुत ही नरमी से भी पेरेंट्स कर रहे होते हैं कि अच्छा बेटा ये खा लो, अच्छा बेटा वो खा लो. So that also doesn't work and that also demotivates the kids. फिर उसके अलावा फिर physical prompts भी parents दे रहे होते हैं कि जैसे खाने के टेबल पे जो प्लेट है उनके करीब रख दिया, बोटी तोड़ के दे दी, अच्छा फोर्क और बोटी को उनके मुंह की तरफ लेकर आ जाए. तो ये वाली चीज़ें भी जो है इससे भी बच्चे चिढ़े होते हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा बच्चे तंग हो रहे होते हैं. फिर दूसरा ये होता है कि जितना आप री-इन्फोर्स करते रहोगे बच्चों को, जैसे पेरेंट्स कभी कभार नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट भी कर रहे होते हैं कि अच्छा अगर तुम नहीं खाओगे तो फिर मैं तुमसे ये ले लूँगा, या अगर तुम नहीं खाओगे तो तुम्हें मैं मारूंगा, या तुम्हें तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, जैसे कंडीशंस अटैच कर देते हैं. So that is also something that actually that's also something that children don't like and they don't appreciate. और इसकी वजह से जो है वो सिर्फ फियर ही पैदा हो रहा होता है बच्चों के अंदर. फिर दूसरा इंटरवेंशंस जो हैं हम लोग ये वाली यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग जो हैं बच्चों को बता सकते हैं कि जैसे उनको पहले बताएं कि उनको कितनी कैलोरीज मीट करनी है. फॉर इंस्टेंस इफ दे हैव टू मीट 3000 कैलोरीज इन अ डे, सो ये नहीं है कि 1500 से एकदम से आप 3000 पे आ जाएं. आप लोग जो है 1500 से फॉर इंस्टेंस 1800 पे आए, फिर 1800 से आप फिर 2000 पे आए, फिर 2000 से फिर आप लोग जो है 2000 से फिर आप लोग जो है 2500 पे आए. तो आहिस्ता आहिस्ता करके कैलोरीज जो है मीट करें. और इसके बाद जब भी आप वो कैलोरीज मीट कर रहे हैं तो उस पर बच्चों को एक्नॉलेज करें, अप्रिशिएट देम, गिव देम रिवॉर्ड्स. एंड रिवॉर्ड्स कुड बी टैंजिबल, जैसे आप इनको स्टार्स ला के दे सकते हैं, स्टेशनरी ला के दे सकते हैं, द टॉयज दैट दे लाइक, और फॉर टीनेजर्स समथिंग दैट दे आर एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड इन. तो वो छोटी छोटी चीज़ और ज़्यादा मोटिवेट हो. फिर दूसरा ये कि हम लोग जो है बच्चों को जो है बहुत सी मरतबा डरा रहे होते हैं. जैसे डॉक्टर दानिश ने भी बोला कि तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, अब तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी. तो उससे होता है कि हम सिर्फ फियर डेवलप कर रहे होते हैं बच्चों के अंदर और हम लोग दूसरा कुछ नहीं कर रहे होते हैं. तो बेहतर ये कि बच्चे जो है ग्रेटिफिकेशन उसी से लेते हैं जब हम लोग शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स देते हैं उनको. फॉर इंस्टेंस लाइक दे हैड अ मील, they ate well, तो उसके बाद you quickly give them something that they like, it could be a star, like you can make a chart, और चार्ट में आप जैसे संडे से लेके सैटरडे तक का पूरा लिखें, और फिर मील्स जैसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर का करें, और स्नैक्स का भी है तो स्नैक्स का सेक्शन बनाए. और उसमें फॉर इंस्टेंस अगर इन्होंने हफ्ते में बच्चों ने जैसे अगर इफ द चाइल्ड हैड अ गुड मील ड्यूरिंग लंच और सही तरीके से खाना खाए डिनर के वक्त, या तो फिर ब्रेकफास्ट सही तरीके से किया, सो दे रिसीव अ स्टार फॉर एवरीथिंग. सो व्हेन द चाइल्ड gets 6 stars in a week or maybe in a row, so the child will get something. So it could be as little as something as small as a pencil or something as small as a fancy eraser. तो जितनी जल्दी जल्दी इनको रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे उतने ज़्यादा ये मोटिवेटेड होंगे. फिर इसके अलावा जो अगर रिवॉर्डिंग भी करनी है बच्चों की, तो बेहतर ये है कि आप जो है उन लोग के साथ मिल के रिवॉर्ड सेट करें
और उनसे पूछें उनको क्या करना है, और कैलोरी गोल्स भी उनके साथ मिलके करें। तो उसमें ये होता है कि बच्चों को भी पावर फील होता है, एंड दे ऑल्सो फील दैट अच्छा, वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर ओन हेल्थ एंड द अदर पर्सन इज नॉट इन्फोर्सिंग इट ऑन अस। तो फिर जो है बेहतर ये कि आप इनको रिवॉर्ड्स देते रहें, और म्यूचुअली जो अग्रीड अपॉन कैलोरी इनटेक या रिवॉर्ड्स है उस तरीके से आप लोग इनको बेनिफिट करें। फिर उसके अलावा ये कि प्रेजिंग करें, तारीफ करें, और प्रेजिंग भी ऐसे नहीं शाबाश बोल दिया है, पर प्रेजिंग भी उस तरीके से करें कि आप एक्चुअली ये लोग को बताएं कि अच्छा तुमने आज इतना खाना खाया, सो दैट्स व्हाई आई एम प्रेजिंग यू, और दैट्स व्हाई गुड, और यू कैन जस्ट बी लाइक गुड जॉब, आई एम ग्लैड दैट यू एट दिस मच टुडे, और आई एम गिविंग यू दिस टोकन ऑफ अप्रिसिएशन बिकॉज यू एट दिस मच टुडे। फिर उसके अलावा आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इग्नोर करें इन लोग की नॉन ईटिंग बिहेवियर्स को। नॉन ईटिंग बिहेवियर्स जैसे अगर वो लोग खाना नहीं खा रहे हैं तो आप बार बार इनको पुश नहीं करें, यू जस्ट टेल देम क्योंकि दिस मच टाइम इज लेफ्ट एंड यू नीड टू फिनिश दिस मील, rather than अच्छा बेटा ये कर लो ये कर लो। This is something that actually something that children don't appreciate. फिर setting time limits for meals, जैसे instead कि वो बच्चे आधे घंटे तक बैठे हुए हैं तो लिमिट करें टाइम को, जैसे 15 मिनट के लिए। फिर उसके अलावा एक टेक्निक होती है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन टू डिटरमिन वीकली गोल्स। तो मैंने वो तो बता दिया आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोग टोकन्स यूज़ कर सकते हैं, पर सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन जो होती है वो ये होता है कि जैसे आपने पहले जो है 1500 आपने पहले 2000 कैलोरीज का गोल बनाया, बच्चे ने ये एक हफ्ता फॉलो किया, फिर नेक्स्ट वीक यू जस्ट रिवॉर्ड द चाइल्ड एवरी ऑल्टरनेट डे फॉर द कैलोरी गोल दैट ही इज मीटिंग। Then in the third week, you start with, let's say, 2500 calories intake, and then फिर उसके फिर fourth week में फिर आप उसको alternate day पे reward करेंगे, या तो फिर 3-4 days में एक मरतबा reward करेंगे, फिर 3000 calorie intake पे आएंगे, फिर 3000 calorie intake पे फिर हम लोग reward करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम reward देना कम कर देंगे। तो इस पे ये होता है कि बच्चा जो है dependent नहीं हो जाते कि अच्छा he will only eat because he's getting a reward, so it doesn't become contingent upon the reward then. फिर उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया tangible reinforcement देनी चाहिए गोल अचीवमेंट के लिए। तो ये वाली कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग फीडिंग बिहेवियर को या ईटिंग बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं। फिर दूसरा जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो डॉक्टर दानिश ने बताया था वो ये है कि कभी कभार सारी रिपोर्ट्स सही आ रही होती हैं और पता नहीं चल रहा होता कि अच्छा पेट क्यों ख़राब है या बच्चे खाने नहीं खा रहे होते। तो ये इशू तब आता है कि जब उनके एक्चुअली इमोशनल इश्यूज के साथ ये चीज़ चल रही होती है। सो बाय इमोशनल इश्यूज व्हाट आई मीन इज दैट दे आर वेरी anxious about the future, what will happen to them, because with access to internet everyone, like kids can easily find out कि इन लोग के prognosis क्या है और किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। तो वो एंजाइटी होती है, आ रहे होते हैं उनको चीज़ें, तो उसकी भी एंजाइटी होती है, सैडनेस हो रही होती है। तो स्पेशली जब एंजाइटी होती है तो तब पेट के मसले शुरू होते हैं, और जब स्ट्रेस होता है वो तब पेट के मसले शुरू होते हैं। तो इसमें ये कि इंस्टेड ऑफ पेरेंट्स फोर्सिंग द किड्स टू eat certain amount of food, it's important that parents actually spend some time with their kids and ask them what's going on, what are they afraid of। और ये इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे बाज़ मतलब स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं अपने बारे में बात करने से। तो पेरेंट्स जो हैं अपने खुद के कभी कोई इस तरीके का एक्सपीरियंस किया हो तो वो एक्सपीरियंस शेयर करके बच्चों को बता सकते हैं कि अच्छा वी ऑल्सो हैड दिस एक्सपीरियंस वंस एंड वी फेल्ट दिस वे, so maybe you're going through the same thing। teach them about different emotions, उनको different feelings के बारे में बताएं कि अच्छा ये happiness होती है, sadness होती है, ये anger होता है, ये fear होता है, ये डर होता है, तो वो बताएं। और फिर ये वाले जो different feelings जो हैं आप इसको जो है उसके examples बताएं, जो हम ये कब feel कर रहे होते हैं, और उनको ये भी तालीम दें कि जो हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजिकली, जैसे जब हम डर रहे होते हैं तो कुछ लोगों को पसीना निकल रहा होता है, कुछ लोगों की हार्ट बीट तेज हो रही होती है, और कुछ लोगों को जो होता है फॉर इंस्टेंस
सांस जो है बहुत तेजी से आ रही होती है या सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो ये वाली चीजें हैं जैसे ये वाले जैसे फिजिकल सिम्टम्स आप उनको एक्सप्लेन कर दें। तो इसके अलावा आप पेरेंट्स ये बता सकते हैं कि थॉट्स किस तरीके की होती हैं, ओवर थिंकिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रही होती है, उनको कैसे कंट्रोल करें। जैसे डीप ब्रीदिंग की एक टेक्निक होती है, वो जो है आपके नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करती है और आपको बिल्कुल ही रिलैक्स कर देती है। So this deep breathing technique is like, for 4 seconds you inhale, and then for 6 seconds you don't breathe, and then for another 7 to 8 seconds जो है आप exhale करते हो। तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपको relax कर देती है। तो इस तरीके के even on a daily basis, like before going to school, or maybe after dinner or before dinner, or maybe while everyone's sitting in the lounge, so you can do different breathing techniques. So ये चीज़ें आप लोग बता सकते हैं। इस तरीके से बोर्ड गेम्स भी बहुत ज़्यादा मिल रही होती हैं आजकल, जिसमें हम लोग फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में बता रहे होते हैं। But it's important that you talk to your children about the different feelings or the different thoughts that going through, और ये चीज़ क्यों हो रही होती है, और उनके दरमियान वो एक उनके साथ एक ट्रस्ट डेवलप करें, तो वो तभी आपको ये चीज़ें बताएंगे। फिर इसके अलावा इनसे आर्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करवाएं, क्योंकि आर्ट एक्टिविटीज़ में जो भी हमारा अनकॉन्शियस मटेरियल होता है वो हम सब पेपर पे आर्ट के फॉर्म में निकाल देते हैं, और इससे जो है हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो एक्चुअली हेल्प कर सकती हैं, जो चीज़ें हैं जो डायग्नोज नहीं हो पाती हैं ड्यू टू साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो ये इस तरीके से पेरेंट्स जो हैं बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आस्क द किड्स टू फाइंड मे बी जैसे सपोर्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें दे कैन फाइंड अ मेंटोर इन वन ऑफ दोज सपोर्ट ग्रुप्स, और फिर वो मेंटोर जो है उनसे बड़े हो सकते हैं, जैसे 3-4 साल बड़े हो सकते हैं, और वो उनको बता सकते हैं कि अच्छा उन्होंने स्कूल्स में क्या स्ट्रगल्स फेस किए हुए हैं, और फिर वो जो है जो उनसे जो उनका जो मेंटी है उनको वो गाइड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस तरीके से बडी ग्रुप्स भी होते हैं कि हमारे जैसे एक ही एज ग्रुप के बच्चे भी होते हैं जो एक दूसरे को विद द सेम प्रॉब्लम से सपोर्ट वन अनदर। तो इस तरीके से पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर ईटिंग एंड फीडिंग प्रॉब्लम्स, बिकॉज द किड्स आर नॉट ईटिंग एंड द पेरेंट्स डोंट नो हाउ टू फीड देम। So there are actually behavioral therapy trainings जो cystic fibrosis के parents को specifically दी जाती है, और parents जो हैं उनमें enroll कर सकते हैं। So this is what we wanted to share today. So we're open for any questions, and thank you so much for listening.